हेलो एवरीवन। सो क्लास 6 में फर्स्ट चैप्टर साइंस का हम लोग देख रहे थे। पहले में हम लोग देखा था फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। हम देखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को फिर से हम लोगों ने फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में क्लासीफाई कर दिया था। और उसके बाद हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ फिर एसआई यूनिट के बारे में देखा था। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के एसआई यूनिट को देखा था। रूल्स ऑफ राइटिंग एसआई यूनिट्स को देखा था। फिर कई सारी चीज़ों को हमने कन्वर्ट करना भी देखा था। तो ये क्वेश्चन अंतिम बार हमने शायद होमवर्क दिया था, तो पहले इसको एक बार बना लेता हूं। उसके बाद खैर एक चीज और नोट कर लो कि अगर ये चैप्टर कोई एक ट्रेन की तरह है मान लो, तो इसमें 3 बोगी लगे हुए हैं इस चैप्टर में, ठीक है। ओके, मैं बताता हूं। तो पहले में हमारा क्या था, यूनिट के बारे में पढ़ना, जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव क्वांटिटीज, ऐसा यूनिट्स के बारे में जानना। फिर हम लोगों ने देखा था कि कैसे हेक्टा, डेसी, ये सब प्रीफिक्स जो हम लोगों ने पढ़ा था, गीगाबाइट, मेगाबाइट, ये सब देख लो जरा सा एक बार, इधर कहीं होगा। ये देखो प्रीफिक्स के बारे में, डेका, किलो, मेगा, जीगा, इनका यूज आगे करेंगे हम लोग क्वेश्चंस जब बनाएंगे एक्सरसाइज में। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। नैनो कितना होता है 10⁻⁹। तो अगर नैनोमीटर लिखते हो तो इसका मतलब कितना होता है 10⁻⁹ मीटर। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने बात की थी। फिर उसके बाद एक ये क्वेश्चन लास्ट में, तो मैं कह रहा था कि अगर एक चैप्टर एक ट्रेन है तो उसमें 3 बोगी लगे हुए हैं। ओके, इंजन को छोड़ दो, 3। पहला बोगी मेन है, ये एसी बोगी है। ये एक चीज मेन था, क्यों? क्योंकि इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज, यूनिट्स के बारे में जानना। दूसरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें मेजरमेंट देखना है, लेंथ का, टेम्परेचर का, जो कि हम लोग सब जानते हैं सिंपली कि कैसे उनको मेजर किया जाता है, आप भी जानते हो। तो फिर भी उसको हम लोग करेंगे। और तीसरा फिर से ये, तो इसका मतलब जो बीच वाला बोगी है ये जनरल बोगी है ना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि मैं जनरल में ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, तो ऑफ कोर्स एसी में ज़्यादा किराया लगता है ना। और तीसरा जो बोगी है वो फिर से एसी है, यानी वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझना है, स्पीड वेलोसिटी समझना है, एक्सेलरेशन के बारे में जानना है। समझ रहे हो? तो ये जो चैप्टर है ना, अगर ये चैप्टर 3 बोगी बना हुआ है तो इसका पहला जो क्लास है ये इंपॉर्टेंट है, अंतिम वाला भी इंपॉर्टेंट है, बीच वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि इसी क्लास में हम लोग सब चीज कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इलोंगेट नहीं करना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ। तो आओ पहले एक देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सर लोग पूछते हैं वगैरह वगैरह, कि 1 न्यूटन में कितना डायने होता है। ठीक है, डायने डायने और कुछ नहीं बल्कि सीजीएस सिस्टम है। हम लोगों ने देखा भी था सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। एक सीजीएस होता है, एफपीएस होता है, एमकेएस होता है। एमकेएस को ही एसआई यूनिट को एसआई यूनिट कहते हैं उसे। तो सीजीएस का ज्यादा यूज नहीं करते हैं। लेकिन मान लो 1 न्यूटन, तो न्यूटन क्या है हमारा, ये एसआई यूनिट है किसका, फोर्स का। तो 1 न्यूटन, तो एक क्या है हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, एन क्या हमारा यूनिट हो गया। तो 1 न्यूटन को सीजीएस में कितना लिखेंगे? ओके, तो 1 न्यूटन यानी क्या मतलब होता है, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो 1 केजी एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में इसका यूनिट होता है। अब बताओ 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। ओके, और बताओ 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो यानी कि मैं 1 न्यूटन को कितना लिख सकता हूं, 1 न्यूटन को कितना लिख सकता हूं, 1 केजी इंटू 1 मीटर बटा 1 सेकेंड स्क्वायर, यही लिखते हैं ना। तो 1 केजी की जगह कितना लिख दूं, 1000 ग्राम लिख दूं। ठीक है, 1 मीटर की जगह कितना लिख दूं, 100 सेंटीमीटर लिख दूं। ओके, और 1 सेकंड स्क्वायर जस का तस जो है वही रहेगा। क्यों मैंने बदला? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सीजीएस में बदलना है, क्योंकि डायने जो है वो सीजीएस यूनिट है किसका, फोर्स का। तो सीजीएस का मतलब क्या होता है, सी से सेंटीमीटर, लिख दो लिख दो लिख दो, सी से सेंटीमीटर, और बोलो जी से क्या होता है, ग्राम होता है। ओके, और एस से फिर क्या होता है, सेकंड हो जाता है, सेकंड, इसलिए सेकंड को सेकंड ही रहा, उसको मिनट या आवर में नहीं बदला हम लोगों ने। अब समझ में आया? तो ये कितना हो गया, 10⁵ कितना हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ 1000 गुने 100 है, तो 10⁵ हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, ऐसे। तो इसी को क्या लिखेंगे, 10⁵ डायने, यानी कि 1 न्यूटन में 10⁵ डायने होता है। ये समझ में आया? इसको कैसे बदलते हैं? इसी तरह से आप किसी भी यूनिट को आप बदल सकते हो। कोई और सा यूनिट, फोर्स का ही नहीं, डेंसिटी का यूनिट दे दिया। मान लो कि आपको 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे दिया, इसको कहा कि आप इसको केजी मीटर क्यूब में बदलो, तो कितना होगा आप मुझे बताना। ठीक है, इसको केजी पर मीटर क्यूब में बदलना है तो कितना होगा,
है ना, ये चीज मुझे बताना। या फिर अगर 1 kg दे दिया इसको ग्राम, चलो इसको उल्टा कर लो, आप कर लो कि 1 kg पर मीटर क्यूब को, ठीक है, 1 kg पर मीटर क्यूब को कितना सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं, है ना, कितना सेंटीमीटर से कितना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 kg पर मीटर क्यूब में कितना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये मुझे बताना, ठीक है, ये चीज। तो ये होमवर्क हो गया, ये आप रख लो, आप बना लोगे, मुझे पता है। अब आते हैं कि मैंने बात किया कि इसमें सबसे पहले हम लोगों ने इस क्लास में क्या पढ़ना है, मेजरमेंट के बारे में ज्यादा जानना है, कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड मास। ओके, तो लेंथ का हम जानते हैं कि ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। गलती से भी सेंटीमीटर मत कर देना, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं होता है, ऐसा यूनिट हमेशा मीटर में होता है। तो पहले तो जमाने में हम हाथ से नापते थे ना, पहले में जब स्केल वगैरह नहीं था, लेकिन धीरे धीरे एक्यूरेसी बढ़ता गया। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, ऐसा याद रखना पक्का। किलोमीटर भी नहीं होता है ऐसा यूनिट लेंथ का, न सेंटीमीटर होता है। ये नहीं कि वहां जाके और ऑप्शन में टिक मार के टिक करके आके बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसको सब कोई जानता है इसको, कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होता है, ठीक है, 10 मिलीमीटर्स होता है। ये बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि बहुत बार हमें याद हो, बहुत लोग उल्टा याद कर लेते हैं ऐसा कि 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर्स होता है। ये नहीं होता है, ये गलत है, ठीक है, 100 मिलीमीटर्स नहीं होता है, केवल 10 मिलीमीटर्स होता है। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये तो सबको पता है ना, ये तो सबको पता रहता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया, 1 हेक्टोमीटर में 10⁻² मीटर हो गया, 1 डेकामीटर, उसी तरह से चलता जा रहा है। डेसीमीटर, कुछ भी हम अपना लिखते जाए, समझ में आ रहा है। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 10⁻² मीटर, -2 मीटर होता है ना। इसको 1/100 भी तो लिखते हैं ना, इसलिए इसको इस तरह से लिखा हुआ है। तो आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो इनका यूज आएगा, तो वहां पर हम देख लेंगे इसको। तो अब लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग रूलर का यूज करते हैं। और आपको पता है कि 0 से स्टार्ट करते हैं ना, हमेशा याद है, मिस हमेशा जो भी सर आपको पढ़ाए होंगे कि तो 0 से स्टार्ट करते हैं मेजरिंग करना, और जहां तक जाता है हम वहां पर उसको क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। तो जैसे ये जो मैच बॉक्स है, इसका कितना लेंथ है, आपको दिख रहा है कि 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 0 से, और ये कहां तक गया, 2 तक, यानी इस मैच बॉक्स का कितना है, 2 सेंटीमीटर होगा, है ना। और आप सीधा देखोगे, है ना, देखो ये आंख है, यहाँ पर एक आंख सीधा दिख रही है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल से दिख रही है, तो अलग अलग मेजर आ रहा है। लेकिन आप सीधा देखोगे तो इसका पक्का लेंथ कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर। आप सीधे इसको देखोगे, देखो यहाँ पर एक आई लिखा हुआ है, तो यहाँ पर प्रिकॉशन वगैरह लिखा हुआ है, आप उसको थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ये रूलर कितना कर सकता है, 1 मिलीमीटर का। 1 मिलीमीटर से छोटा अगर कोई सब्सटेंस है, कोई बॉडी है, तो ये मेजर नहीं कर सकता है। क्योंकि आपको पता है ना, क्यों 1 मिलीमीटर ही, क्योंकि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है ना। अब देखो 1 सेंटीमीटर, हर एक सेंटीमीटर में कितना इसमें लाइन, छोटा छोटा लाइन है। देखो मैं काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4, देखो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो हर सेंटीमीटर में कितना बार है, 10 बार है ना, 10 लाइन है। हर सेंटीमीटर में क्या है, 10 लाइन है। तो यानी कि हर सेंटीमीटर को कितना में डिवाइड किया है, 10 बार डिवाइड किया है, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर है। हर दो छोटे लाइन के बीच में, कितना सेंटीमीटर का फर्क है, 0.1 सेंटीमीटर। किसी भी स्केल में 2 बड़े लाइंस के बीच में कितना का फर्क होता है, 1 सेंटीमीटर का। लेकिन हर छोटे लाइन के बीच में कितना का फर्क होता है, 0.1 सेंटीमीटर का। और 0.1 सेंटीमीटर ही तो 1 मिलीमीटर कहलाता है। इसीलिए किसी भी स्केल से जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर कर सकते हैं, जो स्मॉलेस्ट लेंथ का वैल्यू मेजर कर सकते हैं, वो 1 mm है। ये याद कर लेना, ये क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट भी आ जाता है MCQ में, जो भी हो। तो आपको ये प्रिकॉशन वगैरह दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना थोड़ा सा, क्योंकि मुझे मेन जो टॉपिक है ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन, वो बताना है ज्यादा, ठीक है। तो इसको कर लो। बाकी देखो ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड स्केल दिया हुआ है यहाँ पर, जो तो लेंथ, अगर इसका मुझे डायमीटर पता करना होगा, तो मैं टोटल को देखो, तो टोटल कितना है, 3 है। 3 में इसको घटा दूंगा 1.6 को, देख रहे हो, टोटल 3.1 है, ठीक है। यहाँ तक कितना है, 3.1 है, और यहाँ तक कितना है, 1.6 है, ओके। तो अगर मुझे बॉल का डायमीटर चाहिए, तो मैं इस पूरे में से अगर इसको सब्सट्रैक्ट कर दूं,
तो मुझे ये मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर 3.1 माइनस 1.6 क्या है, हम करेंगे क्वेश्चन तो उसमें हमारा आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये 40 पेजेस है तो 40 पेजेस 1 सेंटीमीटर के अंदर ही आ गया, तो हर एक पेज का थिकनेस पूछेगा तो क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर अपॉन 40 कर देंगे, यानी 0.025 सेंटीमीटर, यानी हर एक पेज का थिकनेस कितना है, 0.025 सेंटीमीटर। तो ये छोटे छोटे चीजें वर्नियर कैलिपर्स के बारे में क्लास 8, 9, 10 में पढ़ना है, 8, 9 में पढ़ना है। पियर्सन में स्क्रू गेज के बारे में भी उसमें पढ़ना, और लिस्ट काउंट के बारे में वहां जानना होगा। चलो, मेजरमेंट ऑफ लेंथ तो हुआ, मेजरमेंट ऑफ एरिया जानते हैं। तो 1 हेक्टेयर में हमारा 100 मीटर इंटू 100 मीटर होता है, ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, 1 हेक्टेयर में। ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना एरिया होता है, अगर मीटर स्क्वायर में पूछे तो 10⁶ मीटर स्क्वायर। और ये कहाँ से आया, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर को कितना दे सकते हैं, 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर, तो 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर करेंगे तो 10⁶ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। वैसे SI यूनिट ऑफ एरिया क्या होता है, स्क्वायर मीटर होता है। क्या होता है, स्क्वायर मीटर होता है SI यूनिट। तो रेगुलर सरफेस, इरेगुलर सरफेस के बारे में थोड़ा बताया गया कि रेगुलर सरफेस में तो फॉर्मूला लगा के हम लोग कर लेंगे। जैसे ये कोई क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड है अगर मान लो, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ कर लेंगे, वॉल्यूम ही ना है, एरिया है ना, तो केवल लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे। अगर वॉल्यूम पूछता तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर लेते, लेकिन ये तो केवल एरिया है, तो सरफेस एरिया यानी कि जो हमारा नीचे का जो एरिया है उसको पता तो केवल L इंटू बी करेंगे। इरेगुलर सरफेस, जैसे ये कोई इरेगुलर सरफेस है तो हम क्या करेंगे कि उस जो भी कंप्लीट स्क्वायर है उसका एरिया कर देंगे, और प्लस में उस स्क्वायर जिसका एरिया आधा से ज्यादा है, जैसे क्या है, नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, कितने कंप्लीट स्क्वायर है, 1 2 3 4, ये जो स्क्वायर्स हैं ये पूरे के पूरे क्या है, इरेगुलर सरफेस के अंदर आ रहे हैं। लेकिन नंबर ऑफ इनकम्प्लीट स्क्वायर मोर देन हाफ, लेकिन ऐसे कितने स्क्वायर हैं जिनका हाफ से ज्यादा एरिया कवर किया जा रहा है। तो ये देखो, ये भी तो बन रहा है यहाँ पर, लेकिन ये जो एरिया है ना बच्चे, ये हाफ से कम है। ये इस पूरे स्क्वायर का क्या है, इस छोटे स्क्वायर पर ध्यान दो, इस पूरे स्क्वायर का हाफ तो ये है, लेकिन इससे कम एरिया ये इरेगुलर सरफेस कवर कर रहा है, इसलिए इसको नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, ठीक है, इसको भी नहीं लेंगे। लेकिन ये देखो, ये एरिया देखो, ये हाफ से ज्यादा है ना, इस स्क्वायर के लिए ध्यान देना, इस स्क्वायर के लिए हाफ से ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। फिर इस बगल वाले स्क्वायर को भी देखो, हाफ से ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो इस स्क्वायर को भी ले लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको पूरा को ले लेंगे, इसको क्यों, क्योंकि हाफ से ज्यादा कवर कर रहा है इस एरिया को, है ना, हाफ कवर कर रहा है, तो इसलिए टोटल क्या हो जाएगा, तो ये तो पहले चारों था ही पूरा का पूरा। और ऐसे स्क्वायर जिसमें इरेगुलर शेप का जो साइज है वो उस स्क्वायर के हाफ साइज से ज्यादा है, तो वैसे कितने स्क्वायर हैं, 4 हैं। कौन कौन, 1 2, ठीक है, 3 है ना, और 4, ये 4 लेंगे तो कितना, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 + 4 8 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन से ही होगा, ऐसे नहीं होगा। तो हमने लेंथ देखा, एरिया का मेजरमेंट देखा, मास देखते हैं। तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, ध्यान देना, 1000 होता है, 100 मिलीग्राम नहीं होता है, या 10 मिलीग्राम नहीं होता है, क्योंकि हम देखे थे कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 मिलीमीटर्स होता है ना, तो 10 मिलीमीटर्स होता है। तो ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, लेकिन 1 क्विंटल में 1000 किलो नहीं होता है, 100 किलो ही होता है, और 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होता है। तो इसका मतलब 1 मीट्रिक टन में कितना किलो होगा, बता दो, 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होता है ना, लेकिन 1 क्विंटल में, हर एक क्विंटल में कितना किलोग्राम होता है, 100, तो इतना किलो हो जाएगा। तो 1 मीट्रिक टन में कितना किलो होता है, 1000 किलोग्राम। ओके, ठीक है, क्वेश्चंस बनाने में ज्यादा सहायता देगा अगर याद रहता है। तो हम अब देखते हैं कि मास को कैसे कैसे मेजर। तो ये तो पुराने समय में जब भी आप दुकान पर जाते होगे तो ऐसा देखते होगे, जिसको बीम बैलेंस कहते हैं, लेकिन अब तो एक ग्रोसर बैलेंस भी होता है, एक फिजिकल बैलेंस है। लेकिन अब ज्यादा आप दुकान पर जाते हो, कोई क्या क्या मिलता है आपको, डिजिटल बैलेंस मिलता है ना, वहां पर सामान रखते हो और वहां पर रीडिंग दिखा देता है। क्यों ऐसा यूज किया जाता है, क्योंकि ज्यादा एक्यूरेट होता है। ओके, इसमें झंझट नहीं है कि कांटा कहाँ जा रहा है, कहाँ क्या नहीं जा रहा है ना, तो इसीलिए ज्यादातर डिजिटल बैलेंस का यूज करते हैं। फिजिकल बैलेंस ये बहुत ज्यादा, ये जो फिजिकल बैलेंस है ना, बहुत ज्यादा एक्यूरेटली मेजर करने के लिए, जैसे सोना वगैरह, जब भी आप ज्वेलरी के शॉप में जाते हो ना, तो ऐसे फिजिकल बैलेंस छोटे से होते हैं। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, मोस्टली यूज बाय गोल्ड स्मिथ्स एंड ऑल्सो इन केमिकल लैब्स। तो एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, द मास ऑफ ए लॉरी इज 3 मेट्रिक टन, फाइंड इट्स मास इन टर्म्स ऑफ क्विंटल एंड किलो। तो आपको पता है कि 1 मेट्रिक टन में कितना, 1 मेट्रिक टन में कितना क्विंटल होता है,
हमारा 10 क्विंटल होता है ना, 10 क्विंटल्स। तो 3 मेट्रिक टन है, तो 3 मेट्रिक टन में कितना क्विंटल होगा? 30 क्विंटल होगा, है ना, यूनिटरी मेथड। ठीक है, लेकिन वही 3 मेट्रिक टन में हमारा किलोग्राम में कितना होगा? तो हमें पता है कि जब 3 मेट्रिक टन में 30 क्विंटल है और मुझे पता है हर एक क्विंटल में कितना किलो होता है, 100 किलो होता है, इसका मतलब 30 गुने 100 कर दें, ये किलो हो जाएगा, यानी कि 3 मीट्रिक टन में 3000 किलो भी होगा। तो ये दोनों आंसर, हमारा मेट्रिक वाला किस में कन्वर्ट करना था? क्विंटल में, और मेट्रिक वाला किस में कन्वर्ट करना था? किलो में। तो 3 मेट्रिक टन में 30 क्विंटल होता है और 3 मेट्रिक टन में 3000 किलो भी होता है। इसको छोटा मत समझना, आगे जाके बहुत काम देगा ये सब क्वेश्चन वगैरह बनाने में, जब कन्वर्ट करने की बारी आएगी। तो मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, तो अब तो लेंथ हो गया, एरिया हो गया, मास हो गया, अब वॉल्यूम ही तो बचा है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एक चीज याद रखना, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ये कहाँ से आया? देखो एल, सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा एसआई यूनिट जो भी है, वॉल्यूम ऑफ प्रैक्टिकली 3 डायमेंशनल चीजों का ही वॉल्यूम निकालते हैं, तो सबको पता है 2D का तो वॉल्यूम निकलेगा नहीं, 3D बॉडी होना चाहिए तभी तो उसका वॉल्यूम निकाल पाएंगे। तो किधर गया क्यूबिक फुट वॉल्यूम का? तो जैसे देखो 1 सेंटीमीटर में कितना ml होता है? 1 ml होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, सॉरी 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसको कहते हैं? कि एक ऐसा क्यूब जिसका हर साइड क्या हो? 1 सेंटीमीटर हो, है ना, एक ऐसा क्यूब जिसका हर साइड क्या हो? 1 सेंटीमीटर हो, इसका लेंथ भी 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर, हाइट भी 1 सेंटीमीटर। तो अगर इसमें जितना लिक्विड आता है ना, जितना भी लिक्विड इसमें हम फिल कर सकते हैं, उस लिक्विड का कितना वॉल्यूम होगा? 1 ml होगा। आया समझ में? तो 1 सेंटीमीटर का अगर हम क्यूब लेते हैं, उसमें कोई लिक्विड फिल करते हैं, तो उस लिक्विड का कितना वॉल्यूम हम देखते हैं कि उस लिक्विड का कितना वॉल्यूम हो गया? 1 ml हो गया। ओके, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml, ठीक है। लेकिन 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 10⁻² मीटर होता है। तो इसका क्यूब कर दें, और फिर 1 ml में कितना लीटर होता है? 10⁻³ लीटर होता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया? 10⁻6 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 10⁻³ लीटर, है ना, 3 लीटर्स के। तो इसका मतलब आगे आगे लिखो, आगे ये हो गया। तो फिर इसको मैं 1 मीटर क्यूब में, ठीक है, 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा? 10⁻³ अपॉन 10⁻6 लीटर, ठीक है, यूनिटरी मेथड ना, समझ रहा है ना यहाँ से। तो 1 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा? 10⁻³ लीटर्स, ठीक है, सही हो गया ना? प्रूफ हो गया कि 1 मीटर क्यूब में 10⁻³ लीटर्स होता है। मैथ्स में भी काम देता है, नोट करके रख लेना। 1 लीटर में 1000 ml होता है, 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। बस ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये चीज ध्यान रखना। और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, जो भी हो, तो ये चीज 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। व्हाइल मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड यूजिंग मेजरिंग द लोअर मेनिस्कस रीडिंग शुड ऑलवेज बी नोटेड एज शोन इन द अबव फिगर। ओके, मेनिस्कस वगैरह तो बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, कैसे हम लोग एरिया में देखे थे कि एक रेगुलर शेप होता है कि इरेगुलर, उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम में भी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स को देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स में भी कुछ रेगुलर सॉलिड्स होते हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है ज्यादा, है ना। काफी सारे प्रॉब्लम्स जो बनाने हैं और रेगुलर सॉलिड्स ही बनाना है, इरेगुलर सॉलिड्स के नहीं बनाने हैं। फिर भी इसको कैसे मेजर किया जाता है, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। फिर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड तो किसी बर्तन में या किसी केमिकल लैब का जो भी कांच के जो बर्तन आते हैं उसमें आप मेजर कर सकते हो, है ना। जैसे पहले क्या होता था कि जैसे मैं भी जब कभी दुकान पर जाता था, मुझे सरसों तेल खरीदना रहा है ना, खाने वाला तेल खरीदना है, तो वो इस तरह से मेजर करते थे पहले, छोटे छोटे चीजों में, है ना। 250 ml का आता था वो, एक उसी तरह का कोई शेप आता था, है ना, सॉलिड एक बर्तन की तरह आता था। तो उससे आप वॉल्यूम कर सकते हो मेजर, क्योंकि लिक्विड का अपना कोई डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम नहीं होता है, वो उसी वॉल्यूम या शेप को पकड़ लेते हैं जिसमें वे रखे जाते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को रेगुलर का हम क्या करते हैं? फॉर्मूला से, जैसे क्यूबॉइड का L/B/H, सिलेंडर का πr²H। देखो ये πr² भी है ना, ये लेंथ इंटू ये हमारा एरिया इंटू हाइट ही है। ध्यान देना, कभी भी किसी भी रेगुलर बॉडी का अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो एरिया इंटू हाइट ही करते हैं, ठीक है। तो आपको जब πr² दिख रहा है ना, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये होता क्या है ना कि सिलेंडर है, तो सिलेंडर का बेस कैसा होता है? सर्कुलर होता है, और सर्कुलर बेस है। अब सर्कल का एरिया क्या होता है? πr² होता है। r क्या है? तो रेडियस है उस सर्कल का। और इस सिलेंडर का हाइट मान लो h है, तो
मैंने क्या कहा था कि वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट होता है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया और इसका हाइट h हो गया, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर h हो गया, बस डिराइव हो गया, बस हो गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर और कुछ नहीं बल्कि इसका आधा कर दो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। मेन हमारा पंगा कब आएगा, जब हम इरेगुलर सॉलिड्स का क्या करेंगे, वॉल्यूम। मान लो कोई स्टोन है और उसका मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मान लो तो एक यहाँ पर आपका एक्टिविटी भी दिया गया है। देखो एक्टिविटी दिया गया है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि मैं उस स्टोन को मान लो वाटर में डीप करता हूँ, ठीक है। वाटर मैं लिक्विड के रूप में वाटर को ले लेता हूँ, क्योंकि वाटर का थोड़ा डेंसिटी ठीक ठाक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब मैं इसको इसमें डालता हूँ, तो पहले मैंने मेजर कर लिया कि कितना वॉल्यूम वाटर का है। स्टोन को डालने के बाद ये ऊपर जाएगा वॉल्यूम, ऑफकोर्स क्यों, क्योंकि जगह घेरेगा ना, क्योंकि आपको पता है ना कि सॉलिड का प्रॉपर्टी होता है कि दे ऑक्यूपाई स्पेस, तो ये स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे तो इस पूरे का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो हम देखेंगे कि कितना पहले वॉल्यूम था और कितना वॉल्यूम पहले बढ़ गया। तो इस टोटल में से मान लो अब पहले 60 तक था, अभी 80 चला गया, तो 80 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 7 सेंटीमीटर क्यूब जो भी है हम करेंगे, तो जो भी वॉल्यूम आएगा ना वो क्या होगा, हमारा स्टोन का वॉल्यूम होगा। यानी कि जो लिक्विड डिस्प्लेस करेंगे, कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेंगे, इतना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है ना इस जगह को, क्योंकि अब यहां तक लेवल आ गया, पहले यहीं तक था, तो इतना लिक्विड क्या हुआ, डिस्प्लेस किया। किसने डिस्प्लेस किया, स्टोन ने। तो हमारा फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा इरेगुलर शेप का। वैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी पढ़ना होता है, लेकिन अभी उसको नहीं पढ़ना है शायद। देखो यहाँ पर रोहन वांट्स टू बाय क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन लीटर्स, हेल्प हिम टू फाइंड आउट द वॉल्यूम विद द डायमेंशन ऑफ द। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये क्यूबॉइड है, तो इसको हमारा वॉल्यूम निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर इंटू 10, क्योंकि ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया, तो समझ रहे हो ना, एल इंटू बी इंटू एच करोगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। और आपको पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 लीटर के। इसका मतलब वो 1 लीटर। तो द वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल लिक्विड ड्रॉप कैन बी मेजर्ड यूजिंग है, तो द वॉल्यूम ऑफ सिंगल कैन बी मेजर्ड यूजिंग बरेटे। पता नहीं ये क्या है, ये पढ़ना थोड़ा सा इसके बारे में सर्च करके। बरेटे, अगर सिंगल लिक्विड ड्रॉप को मेजर करना है तो बरेटे के द्वारा मेजर कर सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट होता है कि कौन सा यूनिट होता है, रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट, है ना, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अगर किसी एक सब्सटेंस का डेंसिटी 3 है, इसका मतलब 3 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। कौन सा सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस है, तो एक सब्सटेंस का डेंसिटी dx लिख दिए, बट dw यानी डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 3, तो यानी dx इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 dw हो गया। ओके, ये सब्सटेंस एक्स के लिए। सब्सटेंस वाई का रिलेटिव डेंसिटी कितना है, 2 है, तो सब्सटेंस वाई का मान लो सब्सटेंस वाई का डेंसिटी कितना है, dy है, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया, यानी dy इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 टाइम्स dw हो गया। ओके, यानी कि सब्सटेंस वाई का डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी तो 2 दिया हुआ था, लेकिन एक्चुअल में डेंसिटी कितना है, तो 2 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर। और सब्सटेंस एक्स का डेंसिटी कितना है, 3 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अगर मुझे पूछ रहा है कि देन द डेंसिटी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इसका मतलब मुझे dx बाई dy निकालने के लिए पूछा है, तो dx की जगह मैं 3 dw लिख दूं और dy की जगह क्या लिख दूं, 2 dw लिख दूं, यानी यहाँ से 3/2, यानी कि यहाँ से 1.5 हमारा क्या हो गया आंसर। कोई यूनिट लिखेंगे क्या, यहाँ पर कोई यूनिट नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है और दोनों का ऊपर नीचे क्या है, यूनिट सेम ही है ना, तो ये दोनों यूनिट लेस हो जाएगा। dx अपॉन dy क्या होगा, यूनिट लेस हो जाएगा, तो हमारा आंसर 1.5 सही हो जाएगा। सो द यूनिट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y कितना हो जाएगा, हमारा 1.5 हो जाएगा। हमने क्या किया, रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ था x का डेंसिटी नहीं दिया हुआ था, ध्यान रखना, रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ था, तो मैंने डेंसिटी निकाला दोनों का, x और y का। फिर डेंसिटी ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y पूछा तो मैंने वही कर दिया, 3/2, तो हमारा आंसर आ गया। हमने लेंथ देखा, एरिया देखा, मास देखा, है ना, वॉल्यूम देखा। अब टाइम पर आते हैं, तो टाइम का हमारा क्या होता है, ऐसा यूनिट सेकंड होता है ना, मिनट नहीं होता है कभी भी, हमेशा सेकंड होता है, या आवर भी ऐसा यूनिट नहीं होता है, ठीक है, हमें हमेशा ऐसा यूनिट में काम करना होता है। तो मीन सोलर डे जो भी हो, 24 घंटे में हमारा दिन रात होता है ना, एक दिन 24 घंटे का, 12 घंटा दिन, 12 घंटा जो भी हो, तो एक रोटेशन अर्थ अपना कंप्लीट कर लेता है 24 घंटे में, 12 घंटे में नहीं करके आ जाना आंसर ठीक है। फिर ऐसा यूनिट ऑफ टाइम आपको पता है कि सेकंड इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम, हमेशा याद रखना, सेकंड हमेशा
1 मिनट में 7 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 दिन में 24 घंटे। अच्छा 1 मिनट में 60 सेकंड है, 1 घंटे में 60 मिनट है, तो 1 दिन में 60 घंटे होते तो क्या दिक्कत था? क्यों नहीं 1 दिन में 60 घंटे होते हैं? अच्छा होता ना, आसानी हो जाता। देखो तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1 दिन में 60 घंटे क्यों नहीं? पता है क्यों नहीं होता है? ये मुझे बताना, ठीक है? इसके पीछे रीजन है। एक 1 ईयर में 365 डे होता है, लेकिन लीप ईयर में 366 डेज होता है। लीप ईयर ऐसे वह ईयर जो 4 से डिविजिबल हो, जैसे कि अभी क्या है 2022 है, तो क्या ये 4 से डिविजिबल है? ये डिविजिबल नहीं है। तो यानी हमारा 2022 में भी, बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर, तो 2022 में भी हमारा क्या है 365 डे होगा। तो यानी अगला लीप ईयर कब है? 2024 में। इसमें हमारा 366 डेज होगा। एक सेंचुरी 10 डीके, एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं, याद रखना। एक सेंचुरी में 10 साल, सॉरी 10 साल बोल रहा हूँ, 100 साल होते हैं, 100 ईयर्स। क्यों? क्योंकि एक डिकेड में 10 ईयर होते हैं, तो एक सेंचुरी में 10 डिकेड है, यानी एक सेंचुरी में 100 ईयर्स भी होंगे ना। एक मिलेनियम में 10 सेंचुरी होते हैं, यानी एक मिलेनियम में 1000 साल होते हैं। ठीक है, एक मिलेनियम में 1000 साल होते हैं। सही है ना? टाइम को मेजर करने के लिए हम लोग क्या क्या, सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक, जो भी हो, इनका थोड़ा फिगर देख लेना इंटरनेट से। ठीक है, यहाँ पर दिया भी हुआ पेंडुलम, अलार्म क्लॉक, सैंड क्लॉक, पॉकेट वॉच, वॉल क्लॉक, डिजिटल वॉच, जो भी हो। फिर आपको 24 आवर क्लॉक और 12 आवर क्लॉक के बारे में, जो रेलवे हमारा जो है ना, इंडियन रेलवे, वो 24 आवर क्लॉक को फॉलो करता है। जैसे कि मान लो कैसे बताऊं, जैसे मान लो हमारा क्या होता है रेलवे में 24 आवर क्लॉक सिस्टम, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लो, जैसे 7:25 हो रहे हैं, ठीक है, तो 24 आवर क्लॉक में, तो 12 आवर क्लॉक में भी 7:25 होंगे। कब? सुबह के, है ना, सुबह के 7:55। लेकिन 14:55 हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 14:55 है, इसका मतलब आप इसको 12 से घटा दो। ठीक है, तो कितना आ गया? 2:55। यानी कि 2:55 हो रहे हैं शाम के। ठीक है, शाम होने जा रहा है। जब भी 14:55, जब भी 24 आवर क्लॉक में टाइम जो है वो 12 से ज्यादा चला जाए, तो समझिए कि क्या हो गया, शाम हो गया। और शाम हो गया, और कितना उसका हो रहेगा, तो आप हम उसको 12 से हमेशा घटा दोगे, तो आपका 255 जो भी आएगा, इसका मतलब वो पीएम में आएगा, एम में नहीं होगा। इसे 18:15 अगर हो रहे हैं 24 आवर क्लॉक में, तो इसका मतलब कितना टाइम है? 12 आवर। जो भी आप घड़ी पहनते हो 12 आवर क्लॉक पे काम करता है, या जो भी आपका वॉल क्लॉक है 12 आवर क्लॉक पे काम करता है। 12 क्लॉक हमेशा 12 से, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 9 होता है। ये इस तरह से होता है 12 आवर क्लॉक, इसी का ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं होता है। तो अगर 18:15 टाइम हो रहा है आपके रेलवे स्टेशन पे, मान लो आप वहां गए, आपको पता नहीं चला कि 18:15 कितना होता है, तो आप क्या करना कि 18:15 को क्या करना, 12 से घटा देना। यहाँ पर कितना हो गया? 6:15 हो गया ना। तो इसको क्या लिखेंगे? मैंने कहा था ना कि जब भी 12 से ज्यादा हो तो हमेशा पीएम लगा दें, तो 6:15 पीएम आंसर। यानी कि हमारा 6:15 हो रहा है, कब? शाम के। उसी तरह से आप देखो, जितने भी 12 से ज्यादा टाइमिंग है सब पीएम दिख रहा है ना, ये देख रहे हो। और जब जब 12 से कम है, जैसे 10 है, तो जितना टाइम है ना उतना ही टाइम 12 आवर में होता है। जितना टाइम 24 आवर क्लॉक में होता है, उतना ही टाइम 12 आवर क्लॉक में होता है। कब? जब 12 से कम वैल्यू होते हैं, जैसे 10-20 है, तो 10-20 ही होगा एम में, है ना। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है, हमेशा याद रखना। टेम्परेचर का एसआई यूनिट हमेशा केल्विन होता है, सेल्सियस नहीं होता है। ठीक है, सेल्सियस नहीं होता है, और ना ही फ़ारेनहाइट होता है। ये दोनों में से कोई नहीं होता, केल्विन होता है एसआई यूनिट। और ये फिगर मैंने ड्रॉ भी किया था हीट चैप्टर में, या आप क्लास 8 का हीट चैप्टर देखना। और मैंने बताया भी था कि टेम्परेचर और हीट में बहुत अंतर होता है। टेम्परेचर क्या है? एक मेजरमेंट है। द फीलिंग ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर मेजरमेंट है किसका? हीट का। ओके, लेकिन हीट एक अलग चीज है। थर्मोमीटर, तो हम लोग मेनली थर्मोमीटर को मेजर करते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। और इसको देखो, यहाँ पर थोड़ा बताना भी पड़ेगा। जैसे देखो, यहाँ पर ये सेल्सियस स्केल पे 0 डिग्री किसके बराबर होता है? केल्विन में 273 केल्विन के बराबर। और 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? 373 केल्विन के बराबर। तो उसी तरह 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। यानी पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि तीनों का यहाँ दिया हुआ है। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? हमारा बर्फ
है ना जमना स्टार्ट कर देता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का एग्जांपल लूँ तो वो वेपर बनना स्टार्ट कर देता है। तो यानी ये अपर फिक्स पॉइंट हो गया, ये लोअर फिक्स पॉइंट हो गया। केल्विन ये यही सब लिखा है। एलएफपी क्या है, लोअर फिक्स पॉइंट, ये यूएफपी क्या है, अपर फिक्स पॉइंट। तो इस तरह से आप देख सकते हो। हाँ, फिर क्वेश्चन आता है कि मरकरी का ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये ओपेक एंड शाइनी होता है ना, इजिली नोट कर सकते हैं ग्लास रीडिंग में, ये ग्लास से चिपकता नहीं है। और सबसे बड़ा कारण जो है वो क्या है कि मरकरी क्या है, एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हीट का। तो क्वेश्चन आया कि मान लो 4 ऑप्शन रहेगा और पूछ जाएगा कि मरकरी क्या है, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इनमें से कौन सा जो सब एलिमेंट है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और मान लो उसमें मरकरी भी ऑप्शन में है तो मरकरी ज्यादा करना, ऐसा सिल्वर सबसे अच्छा, सॉरी ठीक है, तो मरकरी ऑप्शन में अधिक करना, क्लिक करना। 6 मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, ये पता नहीं, वैसे थर्मोमीटर या ये सब बनाने के ऊपर भी जबरदस्त कहानी है। और प्लस में ये क्वेश्चन भी आपके पास आएगा ना कि क्यों 3 तरह के स्केल की जरूरत पड़ी है, क्या और भी स्केल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि ये मेजरमेंट डिवाइस है, ये केवल डिफरेंस बता रहे हैं। तो और भी कई तरह के स्केल बनाए जा सकते हैं टेम्परेचर को मापने के लिए। ओके, तो जरूरी नहीं कि केवल 3 ही हो, केल्विन सेल्सियस फ़ारेनहाइट आप भी अपना कुछ बना सकते हैं, बस आपको अपर फिक्स लिमिट और लोअर फिक्स पॉइंट आपको बताना है कि, और मतलब स्टैंडर्ड तरीके से आपको लेना है। तो ऐसे तो सेल्सियस में हम लोग ज्यादा मेजर करते हैं, लेकिन एसआई यूनिट क्या होता है टेम्परेचर का, केल्विन ही होता है। तो ये ध्यान रखना। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस पॉइंट और 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम पॉइंट। हो भाई, यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है तुम्हारे लिए, ये क्वेश्चन जरूर बनाना, एग्जाम्पल है, इसका आंसर भी नीचे दिया गया, अप्रोक्सीमेशन। हो, जैसे मान लो 20 डिग्री सेल्सियस को क्या करना है, केल्विन स्केल में करना है। तो आपको पता है ना कि 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, 273 केल्विन। तो अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे को अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, 20 प्लस 273 कर देंगे, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 293 केल्विन आंसर। यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है, 293 केल्विन होता है। इस तरह से राइट एनी 5 मिनट्स ऑफ टाइम, सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर। ओके, हाउ मेनी सेकंड, एक दिन में कितना सेकंड होता है, तो 86,400 सेकंड। क्यों, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और हर एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और हर एक मिनट में कितने कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होता है। तो 424 इंटू 60 तो 86 इंटू 400 सेकेंड्स। तो एक सप्ताह में कितने सेकंड होते होंगे, तो 7 इंटू 24 इंटू 60 कर देंगे बस, क्योंकि एक दिन की बात हो गई तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 दिन की बात हो गई। तो यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हो, जो भी आएगा लिख लेना। ये भी क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम टेकन बाय मिनट हैंड टू टेक मेक ए 45 डिग्री एंगल सेंटर ऑफ। तो आपको पता है ना कि एक सर्कल में एंगल इन सर्कल 360 डिग्री होता है, क्यों होता है, तो इसका आंसर थोड़ा पता करना, ठीक है, अच्छा खासा आपको मिलेगा कि 360 डिग्री ही क्यों होता है। अब यहाँ से 45 डिग्री आपको कह रहा है क्या, कि 45 डिग्री जब कोई क्लॉक घूमेगा तो कितना, वो क्या बोलते हैं, फाइंड द टाइम टेकन, कितने देर में 45 डिग्री क्या है, मिनट हैंड घूम जाएगा। तो आपको पता है ना कि 360 डिग्री घूमने के लिए मिनट हैंड को कितना समय लगता है, 60 मिनट लगता है। यानी 1 डिग्री घूमने के लिए मिनट हैंड को कितना समय लगेगा, 60/360 मिनट। यानी कि 45 डिग्री घूमने के लिए 60/360 इंटू 45 क्या लगेगा, मिनट लगेगा। बस यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यहाँ हमारा जो भी आएगा ना आंसर, आप यहाँ पर कर लो, 66 36 और ये 3 कम 3 3 45 तो 15/2। समझ में आ रहा है। यहाँ पर मिनट हैंड पूछा है, अगर यहाँ सेकंड हैंड पूछता ना तो कुछ अलग बात होती, या फिर यहाँ पर आवर हैंड लिख देता ना तो अलग बात हो जाती, लेकिन मिनट हैंड लिखा है। तो मिनट हैंड क्या करता है, एक मिनट हैंड को पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 60 मिनट का समय लगता है ना। लेकिन उसी तरह से एक सेकंड हैंड को पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 3600 सेकंड लगता है ना। और एक आवर को पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 12 घंटे है ना, 12 घंटे है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 60 है, तो यहाँ पर आंसर क्या था, 15/2 कितना होगा, 7.5 मिनट्स। इस तरह से बना सकते हो। देखो मैं इसी चीज को मोशन करना चाहता कि एवरी मोशन के बारे में मैं बताना चाहता कि मोशन क्या होता है। किसी बॉडी के 2 पोजीशन, या तो वो रेस्ट में होगा, मोशन में होगा, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ पैसेज ऑफ टाइम। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड। देखो
बॉडी को रेस्ट में कब कहते हैं? जब वो अपने आसपास या सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में क्या हो, रेस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे सामने लैपटॉप है, तो ये लैपटॉप अभी मेरे मेरे रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। ओके, लेकिन लेकिन क्या लैपटॉप सही में रेस्ट में है? क्योंकि हम लोग अर्थ पे हैं और अर्थ भी क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है अपने क्या एक्सिस पे, और रिवॉल्व भी कर रहा है साथ साथ में सूर्य के चारों ओर। तो अगर कोई व्यक्ति मार्स पर होगा, है ना, मार्स पर कोई होगा, तो क्या देखेगा, वो देखेगा कि मैं और लैपटॉप दोनों क्या है, वो रेस्ट में नहीं है बल्कि घूम रहे हैं। समझ में आ रही बात? मतलब मैं भी रेस्ट में नहीं हूं, लेकिन हम दोनों सिंस में, मैं और मेरा लैपटॉप दोनों क्या है, अर्थ पर ही है। तो ये मेरे लिए क्या है, क्या है मेरे लिए, ये रेस्ट में है। एक और एग्जांपल लो ना, जैसे मैं बस में हूँ और बस चल रही है और मैं बैठ के यहाँ सीट पर लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा हूँ, तो और एक आदमी अभी एक रोड के किनारे खड़ा है, तो ये जो आदमी है इसके लिए तो बस क्या है, मोशन में है। मैं भी मोशन में हूं, मेरा लैपटॉप भी मोशन में है, लेकिन मेरे लिए बस रेस्ट में है। ठीक है, मेरे लिए लैपटॉप भी रेस्ट में है। ठीक है, हाँ समझ में आ रही है बात? तो बॉडी लिख लेना, ये डिफिनेशन लिख लेना जो भी हो, मोशन का भी। बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर और इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। तो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर है कहाँ हो, तो उसी के अनुसार रेस्ट और मोशन की परिभाषा होती है। इसका कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है कि मतलब, कहने का मतलब कि ये एब्सोल्यूट नहीं है रेस्ट एंड मोशन, वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, हमारा इमीडिएट सराउंडिंग्स पे। समझ में आ रहा? देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल जो हमारा कवर होते हैं, जो टोटल डिस्टेंस जो भी कवर होते हैं, टोटल लेंथ ऑफ पाथ को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक डिस्टेंस ही, लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट उसको कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक मजेदार चीज मैं बताता हूँ कि इसका अपना एक डायरेक्शन होता है। देखो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता भी है और डायरेक्शन भी होता है, यानी बताना पड़ता है कि कितना, किधर हुआ डिस्प्लेसमेंट, नॉर्थ में हुआ, साउथ में हुआ, ईस्ट में हुआ, वेस्ट में हुआ। लेकिन डिस्टेंस में ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि किधर किस डायरेक्शन में हुआ, कितने किस डायरेक्शन में तुम कितना चले, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ रही है बात? जैसे मान लो मैं कोई मान लो तुम ए से बी पॉइंट तक गए 3 मीटर, फिर बी से सी तक गए कितना, 4 मीटर। ओके, ठीक है, 4 मीटर गए, तो कहने का, लेकिन तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट क्या है, सी है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये दूरी, ये, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हमारा ये डायरेक्शन हो जाएगा। तो अगर मैं ऊपर को नॉर्थ मानता हूं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट किधर की ओर है, नॉर्थ ईस्ट, है ना, और कितना है, 5 मीटर, 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट, ऐसा लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे 5 मीटर, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, तो 3 मीटर प्लस 4 मीटर, कितना, 7 मीटर। और इसमें डायरेक्शन लिखने की जरूरत है, नहीं है, कोई बताने की जरूरत नहीं कि आप किधर गए, कितना पहले गए। तो डिस्टेंस मैंने कवर कितना किया, 7 मीटर, 3 मीटर प्लस 4 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर। कैसे? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, आपको पता है ना कि पाइथागोरस थ्योरम में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस का। आपको पता है ना कि बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी 25 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, यानी एच इज इक्वल टू 5 मीटर, जो भी हो। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का हमें ऐसा यूनिट भी सेम ही है, मीटर है, दोनों का यूनिट मीटर ही है ना। तो यहाँ पर देखो डिफिनेशन भी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, और द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय बॉडी इन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है ना, लेकिन डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है ना। इट मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी लेस देन और इक्वल टू द, इट मैग्नीट्यूड कैन बी लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है ना, ये डिस्टेंस से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो दोनों हो सकता है। जीरो कब होगा, देखते हैं। देखो जीरो कब होगा, मान लो यहाँ सर्कल से, एक छोटा सा एग्जांपल, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मैं चलते गया, लेकिन फिर आके उसी पॉइंट पर मैं रुक गया एक सर्टेन टाइम इंटरवल में। तो कोई मुझसे पूछेगा कि इतने समय में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना रहा, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो ही रहा। हाँ मैं चला हूं, तो लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 2πr होगा। मान लो एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, तो मेरा डिस्टेंस 2πr है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। ठीक है,
क्योंकि मैं जहां से चला वहीं पर आ गया, तो यानी फाइनल और इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, कोइंसाइड कर गए, सेम हो गया। डिस्टेंस में क्या लिखा हुआ है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। आगे जाके 8-9 में आपको ग्राफ पढ़ना होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, है ना। फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी आप पढ़ेंगे और उसमें चुनना होगा कैसे ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है ना। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो और ज्यादा हमारा क्या होगा, क्लियर होगा, तब आपको भी मजा आएगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ। लेकिन डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो देखो ये एक छोटा सा ही इसको बना लेता हूँ, अवॉइड ट्रैवल सर्कुलर पाथ एंड रीच टू इनिशियल पॉइंट हो, ठीक है, जहां से शुरू किया वहीं पर पहुंच गया, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर, ठीक है। तो जहां से अवॉइड एंड रीच टू द इनिशियल पॉइंट, ठीक है, जहां से शुरू किया वहीं पर पहुंच गया, देखना यहां से शुरू किया ऐसे गया, ठीक है, और ऐसे जाते जाते फिर वहीं रुक गया जहां से शुरू किया, यहां पर, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस पूछ रहा था, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ पाथ ट्रैवल, है ना, इन ए सर्टेन इंटरवल टाइम। तो इसका डिस्टेंस अगर रेडियस आर है, आपको पता है कि सरकमफ्रेंस, ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो गया, यानी 2πr, है ना। तो 2 × 22/7 कितना 44 मीटर। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। लेकिन देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, क्यों, क्योंकि फाइनल और इनिशियल पॉइंट दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, जीरो है, क्योंकि दोनों सेम ही है ना, फाइनल इनिशियल पॉइंट तो जीरो है। तो भाई अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो। देखो वेक्टर क्वांटिटी के लिए ऊपर एक एरो भी लिखते हैं, एस के ऊपर स्मॉल एस से, और ये हमारा डिस्टेंस 44 मीटर। उसी तरह स्पीड ऑफ वेलोसिटी में भी उसी तरह का अंतर होता है। स्पीड का अपना डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन बताना पड़ता है। दोनों सेम चीज मेजर करते हैं कि कितना कोई बॉडी कितना फास्ट मूव कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी डायरेक्शन ही बताता है कि मान लो कोई बॉडी किधर, मान लो ईस्ट में मूव कर रही है, तो ये बता देगा कि अच्छा ईस्ट की तरफ है। मान लो 8 मीटर पर सेकंड से कोई बॉडी ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, तो ऐसा हो जाएगा। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन स्पीड के साथ ऐसा नहीं है। स्पीड अगर मान लो 8 मीटर पर सेकंड है तो है, यहाँ डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप समझ रहे हो ना कि स्पीड कुछ डिस्टेंस की तरह काम कर रही है और वेलोसिटी कुछ डिस्प्लेसमेंट की तरह है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों का यूनिट तो सेम ही है ना, यूनिट मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, और सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड, सीजीएस में ज्यादा तो ऐसा यूनिट यूज होता है ना, तो मीटर पर सेकंड याद रखना। स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। टाइप्स ऑफ स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रैवल करता है कोई बॉडी तो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है। लेकिन अगर और वेरिएबल स्पीड क्या होता है कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है तो क्या कहलाएगा, वेरिएबल स्पीड कहलाता है। उसी तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है कि बॉडी अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और बॉडी का जो मोशन का डायरेक्शन है वो भी सेम रहता है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में दो केस हो सकते हैं, या तो बॉडी ने अपना डायरेक्शन बदल लिया, या दूसरा केस कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, जस्ट उस समय का स्पीड जिस समय मैंने जिस समय पूछा उस समय का स्पीड बताओ, या मैंने जिस समय पूछा उस समय का वेलोसिटी बताओ। तो कहने का मतलब कि जो कार के सामने या मोटरसाइकिल में जो दिखता है ना हमारा स्पीडोमीटर, उससे हमारा क्या दिखता है, उस समय का हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड पता चलता है। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, देखो ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में जो चीजें संपन्न हो रही हैं उनसे तय होता है हमारा स्पीड या वेलोसिटी। वो किसी खास टाइम इंटरवल में क्या होता है, टेक प्लेस होते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बनाना, फाइंड द स्पीड एंड वेलोसिटी फॉर द केसेस, ठीक है। एक्सेलरेशन, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन सर्टेन टाइम इंटरवल क्या होता है, एक्सेलरेशन। देखो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ इन ए गिवन टाइम इंटरवल, इसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस v माइनस u, यानी ये फाइनल हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, है ना। तो इस तरह से ये
इसका जो भी हो एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है और जीरो भी हो सकता है ना। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन भी लिखना होगा। जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी में हम डायरेक्शन लिखते थे उसी तरह से इसमें भी हमें डायरेक्शन लिखना होगा। तो अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा है इसका मतलब बॉडी क्या है, एक्सेलरेशन में है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। कैसे आप गाड़ी पर एक्सेलरेट दबाते हो या बाइक का एक्सेलरेटर जब दबाते हैं तो बाइक क्या होती है, इसका स्पीड बढ़ने लगता है, वेलोसिटी बढ़ने लगता है। लेकिन तो हम क्या करते हैं कि भाई हम बॉडी जो है एक्सेलरेट कर रही है, लेकिन अगर इनिशियल स्पीड अगर फाइनल स्पीड कम हो इनिशियल स्पीड से तो इसका मतलब क्या होता है, वो बॉडी रिटार्डेशन हो रहा है, बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। इसका एग्जांपल क्या है, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं व्हीकल में या बाइक में तो क्या होता है, बॉडी रुकती है, यानी कि बॉडी का जो फाइनल स्पीड है या फाइनल वेलोसिटी है वो कम हो जाता है। इनिशियल स्पीड ज़्यादा रहता है, फाइनल स्पीड कम होने लगता है, तो हम कहते हैं कि वो ब्रेक अप्लाई किया। तो ब्रेक अप्लाई जब हम करते हैं तो बॉडी का एक्सेलरेशन कैसा हो जाता है, रिटार्डेड हो जाता है, रिटार्डेशन कहते हैं, उसी को नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ध्यान देना, इस यूनिट में कन्वर्ट करना याद मत भूलना। क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन बेस्ड ऑन पास्ट ट्रैवल बेस्ड ऑन वेलोसिटी। तो पास्ट ट्रैवल रैंडम भी हो सकता है ना, रैंडम। ट्रांसलेशनल यानी स्ट्रेट लाइन पे, रोटेशनल यानी कि हमारा रोटेशनल किसी सर्कल में रोटेट कर रहा है, ऑक्सीलेटरी यानी कि कहने का मतलब किसी ऑक्सीलेशन में, जैसे पेंडुलम का जो टिप होता है वो ऑक्सीलेटरी होता है ना, ऑक्सीलेटरी, यही ऑक्सीलेशन कर रहे हैं। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, बेस्ड ऑन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये चीज़ हमने हो गया। रैंडम में देखो यह सारा एग्जांपल दिया गया है, इसका यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल दिया गया है। अब क्वेश्चंस रहेंगे तो क्वेश्चंस बनाएंगे इसको, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे, सारा हम लोग यूनिट देखेंगे और इस पर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पे जो भी क्वेश्चन होगा, यूनिट पे जो क्वेश्चन होंगे, कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स पे जो क्वेश्चन होंगे, है ना, उनको करेंगे हम लोग, जो मेन मेन क्वेश्चंस हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।